नियम हाइगेंस वेव थ्योरी से प्रमाणित किया गया था। बहुत हल्का सा नियम है। दो को पैरेलल लाइन ला करके वेव फ्रंट बना करके, दो को पैरेलल लाइन अपवर्तित करके वेव फ्रंट बना करके, दो को ट्रायंगल में साइन आई और साइन आर निकाल देना होता है। साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर दोगे तो C1 बटा C2 आ जाता है। आने के बाद प्रूफ हो जाता है। प्रथम चैप्टर में इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है इतना ही है, ये हम कहेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या नाम है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नहीं बोलते हो कि इंटरफेयर करना। इंटरफेयर करने का मतलब है एक के साथ दूसरा का आना। इसमें लाइट का इंटरफेरेंस में क्या होती है, तो यह लाइट का इंटरफेरेंस दो लाइट वेव के टकराने की घटना है, मिलने की घटना है या जुटने की घटना है। इसको हम सुपरपोजिशन की भी घटना कह सकते हैं। सुपरपोजिशन कह दोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुपरपोजिशन कहने का अधिकार आपको तब मिलता है जब यह कोई वेक्टर नियम के तहत जुटता है। जैसे आप लोग पढ़िए, याद करिए, कूलम के लिए सुपरपोजिशन पढ़ाए थे। कूलम के नियम के लिए अध्यारोपण सिद्धांत है। फिर पढ़ाए थे जितने भी हैं चीजें, जब आप सुपरपोजिशन बोल दोगे ना तो मिलना ही नहीं होता है, डायरेक्शनली मिलना होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पर दो गो लाइट वेव आपस में मिलेंगे और मिलने का नतीजा क्या निकलेगा, तो मिलने का नतीजा ये होगा कि उनकी चमक बढ़ सकती है या उनकी चमक घट सकती है। चमक में परिवर्तन आएंगे। ये चमक में जो परिवर्तन आ रहे हैं किन कारणों से आ रहे हैं? दो लाइट वेव के मिलने के कारण आ रहे हैं। दो लाइट वेव के मिलने के कारण प्रकाश की चमक के बढ़ जाने अथवा प्रकाश की चमक के घट जाने की घटना का नाम प्रकाश का इंटरफेरेंस है। क्या नाम है? प्रकाश का व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण में आप लोग यही सीखेंगे। इसमें हम आपको सिखाएंगे क्या कि कब लाइट का मान बढ़ेगा यानी इसकी चमक बढ़ेगी, कौन से कंडीशन का पालन करेगा तो चमक घट जाएगा। इसमें आने वाले बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होंगे, जिसमें आएगा फेज कला, इसमें आएगा आपको एम्पलीट्यूड यानी आयाम, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, इसमें आएगा आपको दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। मैंने छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड है जो हमको समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर पहले चैप्टर की तुलना में थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और पूरी तरह से वेव के फेनोमेनन पर आधारित है। अच्छा, पहला चैप्टर में हाइगेंस वेव थ्योरी सीखे तो उसमें वेव का केवल हम एक प्रॉपर्टी माने सिखाए कि लाइट के चलने के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। इतना ही प्रॉपर्टी से आपने हाइगेंस वेव थ्योरी को क्या कर दिया, उसके सहायता से आपने अपवर्तन को डिस्क्राइब कर दिया, उसके माध्यम से परावर्तन को डिस्क्राइब कर दिया। ये जो चैप्टर है वो वेव के और भी अतिरिक्त प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। लाइट वेव के और भी अतिरिक्त प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव। क्या नाम है? सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव। दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। अब यह प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो दो प्रकाश तरंगों की अध्यारोपण को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है या प्रकाश की तीव्रता घटती है। तो व्यतिकरण में कितने घटना दिखेंगे? दो गो। या तो चमक बढ़ेगा, चमक का मतलब तीव्रता से है, या चमक घटेगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आज बड़ी धूप बड़ी तीव्र है, माने बड़ी तेज धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तीव्रता कम है। आज धूप की तीव्रता कम है, माने ब्राइटनेस उसकी क्या है, कम है। तो तीव्रता का सीधा अर्थ ब्राइटनेस है, किससे? चमक से। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है?
दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण, प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण, अध्यारोपण, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कौन सा स्वरूप, परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है या घटती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है या घटती है। तो अध्यारोपण अगर आपको लिखना हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेफिनेशन, तो इतना डेफिनेशन में आप अलाउ कर सकते कि दो प्रकाश तरंगों के मिलना, अध्यारोपण का मतलब मिलना, तो कैसा मिलना, वेक्टर का नियम फॉलो करेगा, वेक्टर का नियम फॉलो करता है। दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण जिसके परिणाम से, मिलने से चमक बढ़ जाती है या चमक घट जाती है, इसी घटना का नाम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। लेकिन आपको जितना इस सुनने में फेनोमेना आसान लगा कि इसमें दो लाइट वेव है, उसको हम लोग मिला देंगे तो चमक बढ़ जाएगा या चमक घट जाएगा, उतनी आसान ये फेनोमेना है नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह हम टॉर्च जलाते हैं, एक जगह हम दिया जलाते हैं, टॉर्च से जो रोशनी निकलेगी, दिए से जो रोशनी निकलेगी, दोनों रोशनी मिलेंगे तो चमक कुछ बढ़ा हुआ या चमक कुछ घटा हुआ दिखाई देगा। ऐसी कोई बात यहाँ पर होने वाली नहीं, इतनी आसान इंटरफेरेंस नहीं होती। बेहतरीन इंटरफेरेंस के लिए कोई मापदंड है, कोई शर्त है। तो यहां से सवाल बनता है, सवाल ये बनेगा कि अस्पष्ट अध्यारोपण के लिए, अस्पष्ट व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है। मैंने व्यतिकरण अस्पष्ट हो, तो व्यतिकरण अस्पष्ट हो इसका मतलब ही चमक एकदम बढ़ा है, साफ दिखना चाहिए, चमक घटा है ये भी साफ दिखना चाहिए। जो चीजें स्पष्ट है तो एकदम साफ साफ दिखना चाहिए कि कहां पर चमक बढ़ रहा है और कहां पर चमक घट रहा है, एकदम क्लियर पैटर्न दिखे, इसका नाम है अस्पष्ट व्यतिकरण। तो अस्पष्ट व्यतिकरण के लिए शर्त है, वो शर्तों को जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सवाल बनता है, पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अस्पष्ट व्यतिकरण के लिए शर्त लिखें या प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त लिखें। अस्पष्ट शब्द गायब कर देगा, तो तुम मान लेना कि बेहतर व्यतिकरण की बात कर रहा है। तो इसके लिए शर्त 3 है। पहला शर्त, जो प्रकाश तरंगे टकराए या मिले उनके रंग समान होने चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश तरंग होना चाहिए, यानी लाल को लाल से इंपैक्ट कराओ, टकराओ, मिलाओ, वायलेट को वायलेट से मिलाओ, एक वर्णीय प्रकाश तरंगे होनी चाहिए। दूसरा, जो प्रकाश तरंगे मिलने वाली है उनके एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड समझते हो, उसकी जो आयाम है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ना कि एगो बड़ा आयाम वाला है, अब एगो बहुत छोटा आयाम वाला है, अब इसको आप इंटरफेयर करा दोगे, इसको मिला दोगे तो चमक बढ़ जाएगा, चमक घट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई घटना आपको क्लियर स्पष्ट नहीं होगी। तो पहला शर्त, मिलने वाले यानी व्यतिकरण में स्पष्ट नजारा स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए जरूरी है कि मिलने वाले प्रकाश तरंगे एक वर्णी होनी चाहिए। उन तरंगों के आयाम भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरा लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कालांतर फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। अभी कालांतर समय के साथ ना बदले, इसका मतलब कालांतर थोड़ा ऐसे चैप्टर में आइए,
अब सोचिएगा कि लाइट ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का संबंध एसी से कैसे है भाई? एसी से बिल्कुल संबंध नहीं है, लेकिन इसलिए हम उसको बुला रहे हैं क्योंकि आपको वहां पर एक ग्राफ खींच रहे थे। अब उस ग्राफवा को हम कह रहे हैं कि इससे वेव ग्राफ भी कहो, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप लोग एसी में वाला हम पढ़ाए थे ना, क्योंकि वेव का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। 11th क्लास में जितना वेव पढ़ना चाहिए था उतना वेव की जानकारी पूरी नहीं है, तो इसके लिए मजबूरी है, और मजबूरी में हम लोग किसी से मदद मांगते हैं। तो मदद मांग रहे हैं, फार्मूला पढ़े थे I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ इसमें फेज किसे कहते हैं? फेज किसको कहते हैं? ओमेगा टी का। यानी जो एंगल है ना, इसी को कोण न कह के कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला। हिंट किया ना वो। तो यहाँ पर दो प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। नियत होना चाहिए मतलब मान लो कि एक प्रकाश तरंग हमारे पास आ रहा है y इक्वेशन के साथ, a साइन ओमेगा टी। दूसरा इक्वेशन, दूसरा तरंग आ रहा है, पहला तरंग ही, दूसरा तरंग। देखो तरंग समीकरण ही है ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये तरंग समीकरण है, चूंकि यह एसी करंट समीकरण है। अब एसी करंट समीकरण वेव समीकरण जैसा होता है, तो तरंग समीकरण भी कैसा होगा? ऐसा ही होगा, इसी स्वरूप में दिखेगा, दोनों का एक ही स्वरूप दिखेगा। तो हम तरंग समीकरण ऐसे लिखते हैं, 11th में पढ़ाए भी हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी। उसमें आपको पूरा जाकर के फिर देखना चाहिए था, y बराबर a साइन ओमेगा टी। हो सकता है कि उसमें हम पढ़ा दिए y बराबर r साइन ओमेगा टी, यानी एक जगह छोटा r लिख सकते हैं, लेकिन और कोई चीजें बदली नहीं होगी। तो तरंग समीकरण सुनो, y बराबर a साइन ओमेगा टी। एक तरंग एक इक्वेशन से चला, दूसरा तरंग ए इक्वेशन से चला, a साइन ओमेगा टी और प्लस 5। एक इक्वेशन बनाए थे, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसमें 5 क्या था? कलांतर। क्या था? कलांतर। इसमें भी 5 क्या है? कलांतर। भाई ओमेगा टी मिल गया ना, ओमेगा टी मिल गया, तो अंतर कितना का क्रिएट हुआ? 5 का। ये 5 कलांतर है। क्या इस 5 के साथ कोई टाइम है? 5 टाइम से कनेक्टेड है कि टाइम से आजाद है? टाइम से ही आजाद है। तो टाइम से आजाद है तो टाइम बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, ओमेगा टी चेंज करेगा लेकिन 5 चेंज नहीं करेगा। तो कैसा होगा? फील करो, ये कैसा होगा? ऐसा चलेगा। ये वाला जो पार्ट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखा जाता है लगभग, क्लियर इंटरफेरेंस कराने के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका ए है तो इसका भी क्या होना चाहिए? ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, एंगल, तो एंगल कैसे चलेगा? तो एंगल ऐसे चलेगा, पहला इक्वेशन चलेगा, मान लो 3 साइन 30, दूसरा इक्वेशन चला 3 साइन 35, फिर पहला इक्वेशन चला 3 साइन 35, दूसरा इक्वेशन चलेगा 3 साइन 40। महसूस किए? क्या महसूस किए? हर बार दोनों का एंगल भले बदल रहा हो लेकिन उनके बीच का अंतर नहीं बदल रहा है, फेज बदल रहा है। 30 से कितना हो रहा है? माने 30 पर एक वेव कितना फेज पर आ रहा है? 30 पर। थोड़ा सोचो यहाँ, एक इक्वेशन ऐसा चला, y बराबर 3 साइन 30, दूसरा इक्वेशन ये y1, तो y2 कितना चला? 3 साइन 35। अंतर दोनों के बीच में देखो कितना है? 5 का अंतर। अच्छा दूसरी बात, y1 बराबर 3 साइन, ये अगर मान लो 40, तो y2 बोलो 3 साइन 45, फिर अंतर कितना करते हैं? अगर ऐसा कोई वेव मिले जिनके बीच का एंगल का अंतर नहीं बदले तो इस तरह के प्रकाश तरंगों को समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग कहते हैं। क्या नाम है इसका? समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग कहते हैं। तो आपको अलग से 2 अंक का सवाल आएगा,
कि समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग किसे कहते हैं, तो बोलना होगा कि समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग वे दो तरंगों को कही जाती है जिनके लिए उनका कलांतर समय के साथ नहीं बदलता। समय के साथ नहीं बदलता। कला बदलता है, कला का अंतर नहीं बदलता। कला तो बदल रहा है ना, 30 से कितना हो रहा है 40, तो 35 से कितना हो रहा है 45। अंतर चेक करो, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, अंतर चेंज नहीं करता। अगर ऐसे दो प्रकाश तरंग जो समान कला संबद्ध हो गए हैं, इनका अगर मिलन होगा ना तो एकदम बहुत अद्भुत नजारा होगा। और नजारा कैसा होगा, तो कहीं पर चमकने वाला बिंदु नजर आएगा, कहीं पर नहीं चमकने वाला आएगा, फिर चमकने वाला, फिर नहीं चमकने वाला। यानी चमकने वाला कब आएगा, जब सकारात्मक प्रभाव बड़ा होगा। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि चमक बढ़ गया। अब बढ़ गया माने सकारात्मक प्रभाव, अब घट गया मतलब नकारात्मक प्रभाव। ठीक है ना, तो ये नजारा पैटर्न दिखेगा इसमें। तो स्पष्ट व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, शर्त संख्या पहला, व्यतिकरण में भाग लेने वाले प्रकाश तरंगे एक वर्णी होनी चाहिए। शर्त संख्या दूसरा, व्यतिकरण में भाग लेने वाले प्रकाश तरंगों के आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए, यानी बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। शर्त संख्या तीसरा, व्यतिकरण में भाग लेने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य कला समान होना चाहिए कि कलांतर समान होना चाहिए, कलांतर समान होना चाहिए। 3 शर्त जरूर लिख देना। फिर अलग से 2 अंक का सवाल आएगा कि समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग क्या है, तो आपको इसको अलग से आंसर तैयार करना होगा कि समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगे वे 2 तरंगों को कही जाती है जिनके कलांतर समय के साथ नहीं बदलते, जिनके कलांतर समय के साथ नहीं बदलते। ठीक है ना, पहले डेफिनेशन खाली उतारिए, उन लोग को चेक कर लेते हैं। अस्पष्ट व्यतिकरण के लिए शर्त संख्या पहला याद है, बोलिए। प्रकाश तरंगे कैसी होनी चाहिए, प्रकाश तरंगे एक होना ना, कम से कम 2 गो। प्रकाश तरंगे एक वर्णी होनी चाहिए, एक वर्णीय होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा, प्रकाश तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। प्रकाश तरंगों का क्या आयाम एक कल वाला वीडियो हमरे से गलती से डिलीट हो गया, महसूस किए तुम लोग? अरे हम 10 बजे देख रहे थे, देखते देखते हो गया हल्का फुल्का, जैसे दिन भर पढ़ाते रहते तो थका हुआ रहते, तो दबाया वाला कौन बटन दबा गया फोन, और हम देख रहे थे तो मेरे ही माध्यम से अपलोड किया जाता है ना, तो गलती से हो गया। लेकिन थ्योरी तो 100% होना चाहिए। मैंने आपको दिक्कत नहीं ना हुआ है, क्लास के दौरान दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो तो मात्र एक बहाना है ना। नहीं, वीडियो हम अपलोड किए थे 8 बजे अपलोडेड हो जाता है, कुछ बच्चे देखे भी होंगे। लेकिन हुआ क्या कि हम जब देखने लगे, चूंकि हमको अपने आप से भी देखना पड़ता है, क्यों? अपनी गलतियों को अपने से ढूंढना सीखो, फिर आप में कोई गलती नहीं निकाल पाएगा। तो मेरी एक आदत है, मैं दिन भर जो पढ़ाता हूँ घर पर जाकर सोचता हूँ कि कहीं पर गलती से कोई पॉइंट गलत नहीं ना लिखा गया, चूंकि किसी की किस्मत का सवाल है, मेरे लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन आपकी मेरी एक मिस्टेक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, तो समझिए बहुत खतरनाक है। एजुकेशन
एक ऐसी शुद्ध अमृत की तरह देनी चाहिए जिसमें कोई मिलावट और कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अपने से ऑब्जर्व करें, हम अपनी गलतियां अपने से ढूंढते हैं, किसी और को ढूंढने का मौका ही नहीं देते, ठीक है ना। तो हम वीडियो बनाने के बाद देख रहे थे, वो हर वीडियो देखते हैं हम, 10 बजे के आसपास में हम खुद अपने वीडियो को देखते हैं। तो देख रहे थे तो देखते देखते डिलीट, मतलब गलती से मिस्टेक से हो गया, लेकिन अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, चूंकि इतना सिंपली उसको हमने डेराइव किया है, उससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। मस्ट इजिएस्ट वे से आपको हमने सिद्ध करके दिखाया। तो प्रकाश तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए? बराबर हाँ, या लगभग बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी आप सीख रहे हो, सीखते हुए स्पीड नहीं बैलेंस देखा जाता है। गाड़ी चलाते हुए सीखते हुए अचानक का स्पीड में चलाएं कि पहले बैलेंस बना के सिखाएं। अभी सीख रहे हैं। वेब ऑप्टिक्स आपकी दुनिया का एक अलग प्रकार का फिजिक्स है, इसलिए सीखते हैं ना तो एकदम शांति से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। हम पर ना जिम्मा है कि कोर्स पूरा होगा कि ना। अब मुझे पता है कि कितना स्पीड से चलेंगे तो हम राइट टाइम पर पहुंच जाएंगे। एक एक्सपर्ट ड्राइवर जब हो जाता है तो उसको पता चलता है कि औरंगाबाद से पटना हमको 4 घंटे में जाना है। क्योंकि हम 6 बजे यात्री को बैठाएं या कम के बैठाएं कि 10 बजे तक पहुंचा देंगे, तो उसको पता है और उसके अनुसार वो स्पीड रखता है। उसको आप टेंशन में मत लेना कि कभी गते चला रहा है, कभी तेज चला रहा है। तेज चलावे के चक्कर में इतना तेज चला देगा कि पहुंचना है कहीं और, पहुंचा देगा कहीं और। इसलिए उसमें डरना नहीं है और उसमें टेंशन भी नहीं लेना। हम जानबूझ करके ये चैप्टर को चाहते हैं कि वेब ऑप्टिक्स का एकदम बारीकी से अध्ययन करें। प्रकाश तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा गुण तो याद हो जाना चाहिए आपको, जितना बार बोला और मैंने खुद लिखा। तीसरा देखो, प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। प्रकाश तरंगों के कालांतर नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अब देखिए, अब इतना 3 गुण लिखने के बाद, 3 शर्त लिखने के बाद यहां लिखना लाइक, लाइक मैंने जैसे। y बराबर एक इक्वेशन y1, पहला तरंग y1 a साइन ओमेगा t, y2 दूसरा तरंग a साइन ओमेगा t प्लस 5, और यहां लिख देना चाहिए फाई क्या है? कांस्टेंट। अब ये जो बतिया तुम लिखे ना कि फाई कांस्टेंट, तो डेफिनेशन हो गया समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग का। 2 तरंगे जिनका फाई क्या हो? कांस्टेंट, यानी कलांतर क्या हो? कांस्टेंट हो। 2 प्रकाश तरंग जिनके मध्य कलांतर नियत हो, वैसे तरंगों को समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग कहते हैं। थोड़ा शब्द का इसमें माया जाल, समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग, बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, क्या 2 ऑर्डिनरी सोर्स इंटरफेरेंस शो करेंगे? ऑर्डिनरी सोर्स मतलब मैंने एग्जांपल लिया, एक टॉर्च जलाया, एक दिया जलाया, तो ये अलग अलग ऑर्डिनरी सोर्स है, मामूली सा स्रोत है। क्या इनसे निकलने वाले लाइट से आपको इंटरफेरेंस जैसा कोई घटना दिखेगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या 2 लेजर बीम इंटरफेरेंस शो करेंगे? ऑर्डिनरी सोर्स से भी आ रहे हो तो क्या लेजर बीम? तो बिल्कुल लेजर बीम इंटरफेरेंस शो करते हैं। ये लेजर बीम वाला बात जो हम बताए हैं ना, वो लेजर और मेजर पढ़ाएंगे ना, लेजर लाइट, मेजर लाइट, ये सब जब पढ़ाएंगे ना, एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब पढ़ना है। लाइट को हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
क्या नाम देंगे? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब पढ़ेंगे तो उसका अलग एक आनंद होगा, इसका अलग एक फीलिंग आएगी, एक अलग अनुभव होगा। लाइट को मैंने एक पार्टिकल के रूप में पढ़ा, फिर लाइट को वेव के रूप में पढ़ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सिलेबस में एक अलग सा छोटा सा टॉपिक बना के डाल दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसमें लाइट के बारे में बढ़िया से और भी समझाया गया है, एक्स रे, वाई रे, बीटा रे, गामा रे, माइक्रोवेव, है ना, ये सब वेव के बारे में उसमें सूचना है। तो वो चीजें आपको वहां पर ज्यादा बढ़िया और समझ में आएगी। अभी इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो प्रकाश तरंगे, समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसे कहते हैं? जब उनके मध्य कलांतर क्या होते हैं? नियत होते हैं। किनके मध्य? प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर का नियत है, फाई हमारा कांस्टेंट है, फाई पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो समझ जाना कैसा तरंग है? प्रकाश तरंगे कलांतर नियत है, तो कैसा है? समान कला संबद्ध प्रकाश तरंग। अब इसको हम ब्लू मार्कर से यहाँ लिख देते हैं। ऐसी तरंगे समान कला संबद्ध कहलाती है। क्या कहलाती है? इतना लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, केवल इतना लिखना, समान कला। देखो ना, नाम में ही परिभाषा होता है, नाम ऐसे दे दिया जाता है, समान कला यानी फाई कांस्टेंट। समान कला यानी फाई कांस्टेंट। समान कला संबद्ध, संबद्ध मतलब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बंधे हुए कैसे है? तो एक को घूमना है 30 पर, तो दूसरा घूमेगा 35, फिर 35 तो दूसरा 40, फिर 40 तो दूसरा 45। लग रहा है ना कि एकदम दोनों एक दूसरे के साथ साथ वेरी कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का गैप बदल नहीं रहा। तो समान कला संबद्ध, यहाँ शब्द सुनो, संबद्ध नहीं, संबंध नहीं, संबंध नहीं, रिलेशन नहीं, संबद्ध, सबद्ध प्रकाश, समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे। यानी आपके पास प्रश्न पहुंच गया कि समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसे कहते थी, वाला लाइन आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकाश तरंगों के कलांतर नियत होना चाहिए, इसी को कहेंगे समान कला संबद्ध प्रकाश तरंगे। अच्छा, ऐसा तरंग कोई सोर्स क्रिएट कर रहा हो, जैसे कहीं से लाइट ऐसा आ रहा है जिससे निकलने वाले सारे वेव्स के बीच का कलांतर चेंज समय के साथ नहीं हो रहा हो, तो जो लाइट ऐसा क्रिएट कर रहा है ना, उसका नाम पड़ेगा समान कला संबद्ध प्रकाश। खाली एक वर्ड ज्यादा जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? तो अभी प्रश्न कभी कभी ऐसे भी डाल देता है कि समान कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या है। अब परिभाषा लिख के आ जाते हैं। अरे थोड़ा सा परिभाषा को अर्थ से भी जोड़ने की जरूरत है। पूछ क्या रहा है? समान कला संबद्ध प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिससे निकलने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय पर निर्भर नहीं होते या कलांतर नहीं बदलते। तो स्रोत अगर कह देगा ना, तो स्रोत की बात करना आपको, अगर प्रकाश तरंग की बात कहेगा तो तरंग की बात करना। तो ये सभी चीजें आपको रिमार्केबल होती है, अंडरलाइन करने वाली चीजें होती है। ऑब्जेक्टिव बन के सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव बन के सवाल आएगा कि दो प्रकाश तरंगे समान कला संबद्ध हैं, अर्थात आयाम समान है, रंग समान है। देखो सब डल रहे, आयाम समान है, रंग समान है। तो अब उसके दिमाग में आता है कि सर जी पढ़ेबे कि एक वर्णी होना चाहिए, रंग समान है, आयाम समान है, तो ये भी सही, ये भी सही। और लास्ट वाला भी डाल दिया कि उनके मध्य कलांतर समय के साथ नहीं बदलते। तो कौन तीनों मान के आ जाओगे टिक में? नहीं। आपका जो ऑब्जेक्टिव तैयार होता है ना, वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपके लिए लायक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो राइट ऑप्शन केवल समान कला। समान कला संबद्ध के लिए क्या शर्त जरूरी है? एंगल का फेज, यानी फेज जो है उस समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिमार्केबल है। तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमको लगता है कि चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वेव को और वेव की घटनाओं को थोड़ा
डायरेक्टली या कहो इनडायरेक्टली आपको फील करा देगा, महसूस करा देगा। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए जो लिखवा है। अच्छा, व्यतिकरण में कितनी घटनाएं देख सकते हैं आप? चमक बढ़ने की घटना हो सकती है, घटने की भी हो सकती है। यानी व्यतिकरण में दो व्यतिकरण आपको दिखेगा, एक चमक बढ़ा हुआ दिखेगा, एक चमक घटा हुआ दिखेगा। जब चमक बढ़ाएगा तो इसको कहेंगे रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब चमक घटेगा तो विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस कितने टाइप्स? दो टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, रचनात्मक एंड विनाशी। रचनात्मक में चमक बढ़ेगा, विनाशी में चमक क्या होगा? घटेगा। वायु में प्रदूषण है का ढांसी से महसूस हो रहा है। विदाउट खांसी अगर खोसे तो खोखे ना, तो इसको क्या कहते हैं? ढांसी। मैंने आपको खांसी ना हो, खांसी हो लेना है। और मान लो कि कोई आपकी मम्मी खाना बना रहे और सूखल मिर्चाई से दाल छोक दी, तो वहां पर खांसी कहते हैं कि ढांसी कहते हैं? भाई इतना मिर्चाई डालते एकदम ढांसे ढांसे प्राण निकल गया। हम लोग गांव के हैं तो गांव वाला शब्द कैसे छोड़ दे? यही है जो जिंदा रखेगा हमें गांव में। तो अंग्रेजी मीडियम ज्यादा गांव में बोले कि लाठी निकाला लो। ये अंग्रेजी मीडियम का कमाल है। आने वाला समय में लोग पापा डैडी वैडी समझ लेगा, बाबूजी किसे कहते हैं उसको पता नहीं। दादी किसको कहते हैं उसको पता नहीं। व्यतिकरण में कितना व्यतिकरण? व्यतिकरण में आपको दो व्यतिकरण। पहला व्यतिकरण प्रकार, यहाँ हेडलाइन व्यतिकरण, आधा त पूरा था ऐसे लिखना, व्यतिकरण। प्रकार भी लिख सकते हैं व्यतिकरण का प्रकार। पहला प्रकार क्या हो जाएगा? रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण। अंग्रेजी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको समपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है ना? रचनात्मक व्यतिकरण अंग्रेजी में देखेंगे कंस्ट्रक्टिव। अंग्रेजी पर भी थोड़ा जोड़ दीजिए, क्योंकि विज्ञान के साथ जुड़ना है तो इसकी भाषा अंग्रेजी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण। अच्छा, इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? चमक बढ़ना। ज्यादा शब्द नहीं डाल रहे, चूंकि ऐसा कभी नहीं आएगा कि रचनात्मक व्यतिकरण किसे कहते हो, तो नहीं जोड़ करके बना दोगे कि व्यतिकरण की ऐसी घटना जिसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ी हुई मालूम पड़ती है, क्या कहलाती है? रचनात्मक। लाइन जो अंडरलाइन होती है ना, उसी को याद रखना चाहिए। चमक, चमक को हम दूसरा शब्द में क्या बोलते हैं? तीव्रता। तीव्रता, चमक का मतलब वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलना? तीव्रता। चमक बढ़ेगा, इसमें चमक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण।
अब विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, अंग्रेजी क्या होगा इसका, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा, चमक यानी तीव्रता घटेगा। तब आपका मन कहेगा कि कब घटेगा, कब घटेगा, कौन सा शर्त पालन करेगा कि तीव्रता बढ़ेगा, कौन सा शर्त पालन करेगा कि तीव्रता घटेगा। सुनो, दो प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर फाई का मान अगर पाई का समगुणज हो, कैसा हो, समगुणज, तो चमक बढ़ेगा। अब पाई का विषम गुणज हो तो चमक घटेगा। और ये चीजें हम लोग प्रमाणित करेंगे, ऐसा नहीं कि बोल दिया और काम हो गया। प्रमाण नहीं तो कोई ज्ञान नहीं, प्रमाण चाहिए इसकी। तो हम लोग प्रमाणित करना सीखेंगे कि चमक कैसे बढ़ता है और चमक कैसे घटता है। और प्रकाश की चमक बढ़ाने और घटाने वाला कारक कौन है, फैक्टर कौन है जिसके वजह से प्रकाश की चमक बढ़